नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट है, कांग्रेस के युवा नेता और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी हमारे साथ है। आकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो पे। शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। चाइल्डहुड से राजनीति से जुड़े हुए हैं आप, एनएसयूआई में भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। राजनीति में आने का मन कैसे बना आपका? सबसे पहले तो सौरभ जी आपका धन्यवाद, कैसे इम्पोर्टेंट शो में आप हम लोगों ने हमको बुलाया। मैं अगर बात कहूँ तो मेरी शुरुआत तो राजनीति में एनएसयूआई से हुई, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही कहा आपने जी। कि जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था, क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 की बात है, यहाँ के विकास उपाध्याय जी जो हैं एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी तो है शुरू से मुझे पसंद थी कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजिकल जो है वो सबको साथ में ले चलने की आइडियोलॉजी तो मेरे मन में थी। लेकिन जब मैं स्कूल में आके देखता था, स्कूलों में देखता था कि कोई एक लीडर है, वो एनएसयूआई के लोग आते हैं और छात्रों की मांग पे लड़ते हैं, स्टूडेंट की इशूज़ उठाते हैं, तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट हो गया था एनएसयूआई से। और स्टार्टिंग पॉइंट से ही मैं जो है उसे अट्रैक्ट होके मुझे लगा एनएसयूआई कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग, पहले मुझे पता भी नहीं था कि एनएसयूआई जो है कांग्रेस का एक ही पार्ट है। तो मैंने सोचा, पर भी एनएसयूआई के से काफ़ी मुझे लगता था कि एक ग्लैमरस था भी एनएसयूआई उस समय, और साथ में स्टूडेंट इशूज़ को भी वो तुरंत वो पिक ऑन करता था, कैरी करता था। स्कूलों में जो छोटे छोटे इशूज़ होते थे छात्रों के, तो उसको उठाने का काम करते। तो मुझे लगा एनएसयूआई के माध्यम से मैंने राजनीति में शुरुआत कर ली। और मैं स्कूल टाइम से ही, मुझे याद है भी, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था कि मैं स्कूल का एक प्रेसिडेंट था, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो इसीलिए एनएसयूआई को मैंने चुना। जी, दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ। एनएसयूआई का कार्यकाल को देखे तो आपने हजारों युवा को जोड़ा और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए। कैसा रिस्पांस रहा आपको, कैसा रहा था आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप उस जिम्मेदारी को निभा कैसे रहे हैं। और मुझे, क्योंकि हम जैसे परिवार से जो लोग आते हैं, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। राहुल गांधी की सिस्टम, राहुल जी ने एक चुनावी प्रक्रिया संगठन में चालू किया, राहुल गांधी जी ने देश में, जिस पे ये प्रक्रिया तय हुआ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र जो है, आम परिवार का लड़का, गरीब परिवार का लड़का, कोई भी परिवार का लड़का राजनीतिक सिस्टम से आ सकता था। तो हमें उसी सिस्टम से आया हुआ एक लड़का था जो एनएसयूआई की चुनावी प्रणाली से मैं जीत के आया था। मैं सबसे पहले महाविद्यालय का अध्यक्ष था, उसके बाद मैं ज़िले का उपाध्यक्ष बना, फिर एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना। तो मुझे अपने पद की अहमियत पता थी कि मुझे मेरे क्या कार्य करना है। मुझे लगता है राजनीति में ये आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो मैंने सबसे पहले, और निश्चित रूप से इस प्रदेश में का जो युवा है, वो, मैं अगर ये बात बोलूँ कि मैं ही, मेरे कारण ही ये जुड़ता है एनएसयूआई। इस प्रदेश में एनएसयूआई का एक काडर है। मैं एक बात बहुत ही दावे से बोलता हूँ, डंकी के चोट में बात बोल सकता हूँ कि एनएसयूआई ऐसा संगठन है इस प्रदेश में जहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र जो है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को अपने करीब मानता है, सबसे ज़्यादा कोई समस्या में रहता है तो सबसे पहले याद करता है, तो वो एनएसयूआई को याद करता है। क्योंकि एनएसयूआई के 3 काम जो होते हैं, प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, ये तीनों पे फोकस रहती है। और निश्चित रूप से उसी मुझे काफ़ी सारे युवाओं को जोड़ने का मौका मिला। हजारों युवाओं को हम लोग जोड़ा इस संगठन से, और उसका नतीजा मिलता है। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय भी लगातार आप काफ़ी एक्टिव थे। इस बार भी आपने रायपुर दक्षिण विधानसभा से दावेदारी की है, तो क्या लगता है आपको इस बार कैसा रहेगा? देखो, इस बात पे तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 2018 में जब वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे जी, और वो हम लोग, मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे जी। वो इतना सारा काम हमको देते थे, इतना काम हमको देते थे। उनका एक मानना था, भूपेश बघेल जी की मैं बात कहूँगा कि उनका एक मानना था कि आज के दौर के राजनीति में युवा एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो जब भी मैं उनसे मिलता था तो हमेशा एक नया काम, एक नया टास्क मुझे मिलता था। चाहे मुझे याद है 2018 में कि जब रमन सिंह जी की विकास यात्रा निकली थी, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने मुझे एक रमन सिंह की करोड़ों की बस वो लेके निकलते थे विकास यात्रा की, और एक खटारा बस को लेके मैं निकलता था विकास खोजो यात्रा में। तो विकास खोजो यात्रा की जिम्मेदारी तमाम अलग अलग, और इस प्रदेश में आउटसोर्सिंग बड़ा मुद्दा था, जहाँ प्लेसमेंट के माध्यम से बाहर की ठेके प्रणाली से नौकरी मिलती थी, बाहर के प्रदेश से लोग आ करते थे।
उसका मैंने विरोध किया, कई बार मुझे जेल जाने हुआ। तो मुझे 18 में मैंने काफ़ी काम किया और इसका श्रेय मैं भूपेश बघेल जी जाते हुए देता हूँ। उन्होंने काफ़ी मुझे कुछ काम दिया और हम लोग सिखाया, डांटते थे, वो संतुष्ट नहीं होते हमारे काम से, क्योंकि ये लोग अच्छा काम करेंगे, नया काम करेंगे, उन्हें बहुत अवसर दिया। और अभी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी प्रक्रिया आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, जहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता के लिए खोल दिया। भूपेश बघेल जी, कुमारी सैलजा जी और दीपक बैज जी ने ऐसा, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने एक ऐसा प्रक्रिया भी विधानसभा चुनाव में लेकर आया कि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग सकता है और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। तो मैंने भी, क्योंकि मैं रायपुर सुंदरनगर रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे आया कि रायपुर दक्षिण की जनता की मुझे सेवा करनी चाहिए, रायपुर दक्षिण मुझे कार्य करना चाहिए, रायपुर दक्षिण की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और हमारे बुजुर्ग सियान के लिए मुझे काम करना चाहिए। मुझे रायपुर दक्षिण से मैंने दावेदारी की है, पार्टी से मैंने टिकट का आवेदन किया है। जी आकाश जी, काफी बड़े नेताओं का नाम दक्षिण क्षेत्र से कैंडिडेट्स नाम सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मौका मिल पाएगा? देखो, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा से 36 लोगों ने टिकट मांगा है जी। तो मुझे लगता है कि 36 लोगों ने टिकट मांगा, टिकट तो एक को मिलेगी जी। और तो पार्टी के, क्योंकि पार्टी का जैसा आदेश होगा, मुझे पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी है, प्रभारी है, सर्वे है पार्टी का, सरकार का, तमाम अलग अलग प्रक्रिया है और क्राइटेरिया एक ही है कि जो जीत सकता है उसको टिकट मिलेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार दक्षिण विधानसभा जीतने भी वाली है, तो मुझे लगता है कि जो उचित रहेगा उसे टिकट मिलेगा। सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कई हमारे वरिष्ठ नेताओं ने आवेदन किया है, जिसको उनका ही मार्गदर्शन, किसी भी एक आदमी को टिकट मिलेगा, सबको मदद मिल करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने आवेदन किया है, पार्टी जैसा फैसला लेगी, पार्टी के साथ रहेंगे। जी। इस बार चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? मुझे लगता है सौरभ जी कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 साल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कार्य नहीं किया होगा। किसानों का कर्जा माफ हो, किसान को उचित मूल्य धान खरीदना हो, बेरोजगारी को भत्ता देना हो, आदिवासी में लघु वनोपज जो खरीदी होती खरीदी करना हो और राजीव युवा मितान के वो करना हो, रोजगार सृजन करना हो, ऐसे आदिवासियों को उनकी ज़मीन वापसी करनी हो, भूमिहीन किसानों को उनको ज़मीन देना हो, तमाम ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, वर्ग की अलग अलग चीज़ें, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने अलग अलग वर्गों के लिए किया। ऐसा कोई वर्ग छूटा नहीं है भूपेश बघेल जी से जिसका काम उन्होंने नहीं किया होगा। तो मुझे लगता है कि यही स्ट्रेटजी है। यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम भी चल रहा है अभी, भूपेश है तो भरोसा है, हितग्राही कार्ड कैंपेन। तो हम लोग बस सरकार की योजनाओं को, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे लगता है जो हम कर भी रहे हैं अभी, और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भी कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि सरकार की योजनाओं को अगर अंतिम व्यक्ति तक लेकर चले गए तो सरकार, यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होगी सरकार वापस लाने की। जी। घोषणा पत्र की तैयारी हो रही है, उधर भाजपा के कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है, तो आपको क्या लगता है कि ये भाजपा ने पहले क्यों मतलब अपना लिस्ट ऐसे बाहर निकाला? 2 अलग अलग सवाल है आपके, दोनों अलग पे मैं आऊँगा। मैं जी। घोषणा पत्र, क्योंकि मैं भी मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूँ, जी। 2 बैठक हमारी हो चुकी है, 8 वरिष्ठ नेताओं के साथ मुझे मौका मिला है। तो मैनिफेस्टो कमेटी में तो कांग्रेस पार्टी का जब घोषणा पत्र पिछले बार आया था, तो याद होगा आपको है तक कि किसानों ने मंडियों में धान बेचना बंद कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र, जब कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र आया था कि 2200 में हम धान खरीदेंगे, 2000 उचित मूल्य धान खरीदेंगे, तो इस प्रदेश का जो किसान है, महिला है, आदिवासी है, युवा है, वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है तो कांग्रेस पार्टी पे करता है। तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र निश्चित रूप से बड़ा मज़ेदार आने वाला है। मैं बता रहा हूँ सौरभ जी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आ गया ना, उस दिन देखना भारतीय जनता पार्टी की एक सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की योजनाओं पे तो भरोसा हो ही है, भरोसा है ही, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र आएगी और ना, जब भूपेश बघेल जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार दूरगामी सोच को लेकर जब आगे रखेंगे ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होगा देने के लिए। दूसरा, और बीजेपी की लिस्ट, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोच के डिक्लेयर किया था कि जल्दी डिक्लेयर कर देंगे तो हो जाएगा। मैं तो आपको इस चैनल में बहुत दावे से बोल रहा हूँ, वो 2 महीने पहले क्या 1 साल पहले भी घोषणा कर देंगे ना, तो वो सीट जीत नहीं पाएंगे। बल्कि वो, और मुझे कहीं खबर कहीं आ रही है कि सिर्फ टोवल हो रहा है कार्यकर्ताओं का, इतनी गुटबाजी हो रही है कि अभी से इस्तीफा का दौर चालू हो गया, तो कितना भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, वो 21 में 21 सीट कांग्रेस पार्टी जो डिक्लेयर की है वो भी जीतने वाली है, आगे जो घोषणा करेंगे उसमें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है।
अब सवाल आपसे कुछ थोड़ा पर्सनल करते हैं कि जब आप नेतागिरी में आप जब आए सामने, आपने जब पहला स्टेप लिया, जब आपने ज्वाइन किया, तो घर में कैसा माहौल था और मतलब कैसा था कि एक सौरभ जी, मैं तो बताना चाहता हूँ करने के लिए कि मैं बहुत, जैसे पहले बताया, मैं बहुत मध्यम वर्ग परिवार का लड़का हूँ जी मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, माँ मेरी हाउस वाइफ है जी और मेरे घर में जानते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। और जी जब एक गवर्नमेंट क्लास अधिकारी के जब घर जाओगे तो घर का माहौल रहता है कि पढ़ाई करो, जी जी कॉम्पिटिशन एग्जाम दो, नौकरी में जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने बड़ा राजनीति का फील्ड चुना तो बहुत ही, मुझे फ्रैंकली बताने में बड़ा बड़ा समस्या मुझे लगा है। लेकिन आपने जो शुरू में जैसे बताया कि आप मध्यम वर्गीय थे, फैमिली से हैं, जी। तो मेरे जहन में क्वेश्चन था कि मैं आपसे पूछूं कि घर में कैसा माहौल था शुरुआती दौर में, क्योंकि वो जनता भी जानना चाहेगी और मैं खुद भी जानना चाह रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस राजनीति में आया तो काफ़ी साल दिन तो मुझे घर वालों को मनाने में लग गया कि घर वालों का एक ही सवाल था कि राजनीति जो है बड़े लोगों का होती है, तुम कहाँ रह पाओगे जाकर कॉम्पिटिशन। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से चलूँ, मैंने बैंक के पीओ से लेकर जी एसआई का एग्ज़ाम, बैंक का पीओ का एग्ज़ाम, पीएससी का एग्ज़ाम, कैट का एग्ज़ाम, मैट का एग्ज़ाम, सारा परीक्षा मैंने दी है। सारा मैं करता हूँ कि घर वालों को ऐसा था कि ये करो वो करो, लेकिन अंतिम में मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे माता पिता ने मेरी बात को समझा है जी कि इसका इंटरेस्ट है ये, और मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि आप अपने घर वालों को समझा अगर पाएँ कि आप क्या करना चाहते हो, जब वो उनको जो खुद देखते हैं जी कि आपकी रुचि देखते हैं, जब आपको रुचि जिसमें रहता है, किस पर डेडिकेशन से आप लगे रहते हैं उस काम में, ना आप दिन देखने लाते हैं, तो उनको समझाने में थोड़ा लेट होता है लेकिन वो समझ जाते हैं। और उससे मुझे लगा है कि मेरे घर वाले मेरे समझे हैं और उसका नतीजा मुझे मिला भी है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने उनको वो ना समझते, अगर वो साथ ना देते तो हम यहाँ पहुँच भी नहीं पाते। आज वो आपको ऐसे देखते होंगे तो बहुत खुश होते होंगे, बहुत गर्व फील होता होगा निश्चित उनको। रूप से, क्योंकि जब हम जैसे बताया मैंने कि जब हम ऐसे राजनीतिक परिवार से आओ जिसके दूर दूर पर राजनीति को रहना जानता हो और ऐसे जगह में कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, तो उन्हें बहुत खुशी भी होती है कि, और धन्यवाद भी देते हैं कांग्रेस पार्टी को और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की, कि हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों को, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आज आधे से ज़्यादा लोग जो है गैर राजनीतिक परिवार से आए हैं और आज उनको अवसर मिल भी रहा है और वो लोग काम भी कर रहे हैं। जी दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि आप भूपेश बघेल जी के सलाहकार जो राजेश तिवारी जी हैं, उनके सन इन लॉ भी हैं, तो उनसे आपको कैसी मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा कैसी मिलती है आपको? देखो, आज मैं इस बात को बड़ा खुले मन से बोलना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं। राजेश तिवारी जी जो है सीएम साहब के सलाहकार हैं और इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं जी और मुझे क्योंकि और मेरे फादर के बारे में बताया तो बहुत ही अलग प्रकार के राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत सिद्धांतिक व्यक्ति हैं। हाँ। ऐसे मैं एनएसयू का अध्यक्ष बन गया तब मेरी शादी हुई और हाँ। तो मुझे बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही राजनीति में उनका एक ही लाइन रहता है कि आपको कोई भी बैकडोर मदद नहीं मिलेगी, आपको कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। आप में अगर काबिलियत होगी तो ही आप आगे आ पाएंगे और आप में अगर काबिलियत नहीं होगी तो कोई मदद नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को वो कभी एक बात बोलते हैं, पार्टी को कभी जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाना है, किसी के संबंधी हैं जिसका मान ले। लेकिन हाँ, मुझे एक सीख उनसे मिलती है क्योंकि वो भी कांग्रेस के पॉलिटिक्स से आए हैं। आज जो इस प्रदेश में ट्रेनिंग का मॉडल बना है उनकी ही टीम ने बनाया है। इस प्रदेश में बूथ सेक्टर का काम जो है उनकी टीम ने किया है। बड़े रणनीतिकार भी कहे जाते हैं, तो मुझे निश्चित रूप से अगर उनसे कुछ सीखता हूँ तो मैं प्रयास तो करता हूँ, अभी तक तो सीख पाया नहीं हूँ, कुछ लगता है कुछ परसेंट ही सीख पाया हूँ। उनके रणनीतिकार जो बनाते हैं कांग्रेस पार्टी को और डेडिकेशन जो कांग्रेस पार्टी के लगाते हैं, वो चाहे आज अलग अलग राज्यों में, आज छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रभारी हैं, तो मुझे बड़ा सीखने को मिलता है उनसे और बड़ा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि जिस डेडिकेशन से वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं वो सही में क्या तमाम युवाओं को भी सीखने की ज़रूरत है उनसे कि इतना रणनीतिकार तरीके से, इतना मैनेजमेंट तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करते हैं, रखते हैं और कांग्रेस पार्टी उसके नतीजा मिलता है। यूथ कांग्रेस को आप अभी लीड कर रहे हैं जैसे, तो आपका क्या सोचना है युवा को लेकर? आपकी क्या सोच है, आप कैसे देखना चाहते हैं प्रदेश को युवाओं के लिए? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ साथियों की सभी खासकर युवाओं को, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे कोई भी संगठन का हो, चाहे वो राजनीति में ना हो, चाहे वो हमारे प्रदेश का युवा हमारा साथी है, मैं उसको बात बोलना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। जिस लाइन में आपको जाना है उस लाइन को आप तय कीजिए और पूरी ताकत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अपने काम में लगाइए। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ,
तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका नतीजा नहीं मिलता है। अगर आप मीडिया के लाइन में जाए तो मीडिया में जाइए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनिए, अगर आप वकील बनना है तो वकील बनिए, अगर आप PSC दें PSC बनिए, आप अगर लगता है राजनीति मानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आइए। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तो आज रोगी राजनीतिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं खुले मन से आज सभी युवाओं को बोलता हूँ कि इस देश की राजनीति बदलेगी तब, इस प्रदेश की राजनीति बदलेगी तब जब हमारे से आप जैसे पढ़े लिखे युवा जो है, हर वर्ग के युवा जो है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, हर वर्ग के युवा जब राजनीति में आएंगे ना तो इस प्रदेश की राजनीति बदलेगी, देश भी बदलेगी। लेकिन मैं अपने युवा साथियों को तो कंफ्यूज मत होइए, जो काम हम करना चाहते हैं बड़ी ईमानदारी से लगन से कीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भी काफी बड़ी एक समस्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि देखो बेरोजगारी तो एक समस्या है, इस बात में नहीं आता, लेकिन मैं एक बात को, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ इसलिए बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस प्रदेश का एक युवा भी हूँ और युवा संगठन का सदस्य हूँ। कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है बेरोजगारी का। आप देखेंगे इन कंपेरिजन टू बाकी प्रदेश, बाकी स्टेट, हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.2% है, मतलब बाकी सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, इस प्रदेश में किया है। मैं सौरभ जी बताना चाहता हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी ने 2 तरीके से रोजगार सृजन किया है युवाओं के इस प्रदेश में, चाहे एक डायरेक्ट वे से किया या इनडायरेक्ट वे से किया है। तमाम 5 लाख से ज़्यादा सरकारी पोस्ट निकाले गए हैं, अलग अलग विभागों में भर्ती हुई है। मैं छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, जब मैंने इसका अध्यक्ष था तो जब मैं महाविद्यालय में दौरा करता था तो कॉलेज के छात्र छात्राएँ मुझे मिलती थी, बोलते थे भैया कि पढ़ने के लिए अच्छा गुरुजी नहीं है, शिक्षक नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, छात्रावास नहीं है, स्कूल की कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, बुनियादी सुविधाओं कर रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी जैसी सरकार में आई, केवल और 4-5 सालों में कोरोना का टाइम को देखते हुए भूपेश बघेल जी ने 14,000 प्रोफेसर की भर्ती की, शिक्षकों की भर्ती दी, महाविद्यालय में व्यवस्था कराया और युवाओं छात्रों को उनको बुनियादी सुविधा दी। कभी आज सबसे ज़्यादा छात्र अगर प्यार करते हैं इस प्रदेश में तो हमने भूपेश बघेल जी को, एक कका का नाम जो है वो छात्रों ने भूपेश बघेल जी को दिया है, और क्योंकि उनका लगाव है उस मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री समझते हैं कि छात्रों की बुनियादी सुविधा क्या है। तो मुझे लगता है कि और रोजगार का मौका भी मिलेगा, और मुझे पूरा भरोसा है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रोजगार का सृजन बढ़ेगा। हमारा प्रदेश जो है आज जो कुछ % बेरोजगारी है वो भी पूरा 0% में आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप खुद एक युवा है, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप यूथ से जुड़ा कौन सा मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि आप यूथ से देखिए, आप इतना कनेक्ट करते हैं, आपको सब इतना जानते हैं, तो आपको पता होगा इसलिए में कि यूथ में कैसे मुद्दे जो उठने चाहिए। मुझे लगता है कि युवाओं की जो छोटी बुनियादी सुविधाएं हैं, हर युवा को मैं क्लासीफाई करता हूँ अलग 2 वर्गों में। मुझे लगता है कि युवाओं को लगता है एक महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र भी युवा होता है, और एक जो महाविद्यालय से क्रॉस कर लेता है। मुझे लगता है कि युवाओं की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है जो हमें जो एक जनप्रतिनिधि आराम से हल कर सकता है, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देना शुरू किया है। अच्छा, जब एक युवा जो है छात्र रहता है तो उसकी बुनियादी सुविधा थी, जब वो कॉलेज में जब कोई परीक्षा फॉर्म भरता है, वो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहता है वो, तो उसके शुल्क माफ़ कर दी, तो थोड़ा ध्यान सरकार ने दिया। तो मुझे लगता है कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं युवाओं की छोटी छोटी समस्या है जो विद्यालय से पढ़ने वाले महाविद्यालय तक और महाविद्यालय से बाहर निकलने वाले कई हमारे छात्र जो हैं, जब युवा बनते हैं तो युवा को उनको रोजगार दिलाने की उचित व्यवस्था करना, उनकी मांग को उठाना, और उन्हें अगर रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है, अलग अलग माध्यम से युवाओं को उनको व्यवस्थापन करना, उनको एक लाइफ में सेटल्ड जानकारी देना, उनका गाइडेंस देना। और मुझे लगता है इन छोटे छोटे मुद्दों पे मैं खड़ा उतरूंगा, और मुझे अगर पार्टी अवसर देती है और क्षेत्र अवसर देती है तो, क्योंकि मैं खुद एक युवा राजनीति में हूँ और युवा संगठन से आया हूँ, सबसे ज़्यादा अगर फायदा मैं किसी को दे पाऊंगा तो युवा वर्ग को दे पाऊंगा। मैं आपसे एक और सवाल ये जानना चाहूँगा कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलती तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? मुझे लगता है अगर पार्टी से टिकट मुझे नहीं मिलती है जी, तो अगर पार्टी से टिकट मिलती है तो मैं शायद 16 घंटा काम करूँ, अगर पार्टी टिकट नहीं मिलेगी तो शायद तक मैं 18 घंटा काम करूँगा। और इस बार रायपुर दक्षिण से मैंने टिकट मांगा है, मेरा एक ही उद्देश्य है, रायपुर दक्षिण में कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा और हम बना के रहेंगे। NSUI या यूथ कांग्रेस के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होता है, जो लोग टीवी में देखते हैं वो तो काफी स्टैग्नेंट रहता है, काफी कम देखते हैं। एक बात आपको घटना बताना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार कॉलेज में गया, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में मैं छात्र था जी, तो जब मैं कॉलेज पहली बार गया तो मुझे लगता था कि कॉलेज
कि बाहर जब मूवीज वूज आती थी जी। तो देखता था मैं कॉलेज के बाहर बैठो, कॉलेज के बाहर जिसका दबदबा रहता है हाँ। वो उसे मूवी भी आती थी, तेरे नाम टाइप के राधे भैया की मूवी भी आती थी, जो देख के लगता था कि कॉलेज के बाहर दबदबा बना लो तो अंदर दबदबा बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता था तो ये दबदबा हम सोचते थे कि हमारे दोस्त यार हम लोग, लेकिन जब पहली बार एनएसयू का संगठन चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अपने दोस्त को खड़ा किया और अपोजिट में खड़ा हुआ एक मेरा दूसरा साथी था, वो दूसरे संगठन वो भी खड़ा हुआ। मुझे याद है कि मैं सोचता कि हम लोग तो एकदम हमारा बड़ा ग्रुप है, हम लोग बड़े नाम वाले, हमारा दबंगे चलती कॉलेज में, हमारा चुनाव जीत जाएंगे हम लोग। लेकिन चुनाव का नतीजा तो ये हुआ कि हमारा कैंडिडेट चुनाव में हार गया, दूसरा कैंडिडेट जीत गया। जो तो मुझे समझ में आया, तब मुझे एक नेता ने कहा कि अगर कॉलेज की राजनीति करनी है, एनएसयू और कांग्रेस की राजनीति करनी है, आपको एनएसयू की राजनीति खासकर करनी है कॉलेज के अंदर, तो आपको कॉलेज के अंदर रहना पड़ेगा और छात्रों के साथ रहना पड़ेगा, छात्रों के बीच रहना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। और एनएसयू कांग्रेस का चुनाव तो मेरे लिए जीवन में मैं बहुत राहुल गांधी जी को हजारों लाखों बार धन्यवाद दूंगा कि अगर ये चुनाव ना होता तो शायद आकाश शर्मा ऐसा नेता भी नहीं होता। और राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद, कि भूपेश बघेल जी का धन्यवाद कि ऐसे नेताओं को उन्होंने हमेशा चुना है, ऐसा लाया है। और मैं बहुत सारे अपने जो बड़े भाई हैं इस चुनाव प्रणाली से आए, कि चुनाव प्रणाली से ही जो लोग हैं जीत के आते हैं, चुनाव प्रक्रिया से अच्छे नेता बन गया। चाहे आज देख लीजिए भिलाई के जो महापौर थे, आज भिलाई के विधायक देवेंद्र भी हैं, वो इस प्रणाली से आए हैं। तमाम ऐसे अलग अलग नेता हैं जो आज क्षेत्र प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी राहुल गांधी की प्रणाली से आए हैं और आज कांग्रेस पार्टी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाश जी, और आप जैसे अभी तो चुनावी साल है तो आप काफ़ी बिजी रहते हैं, बट ऐसे आपको जब कभी खाली समय मिलता है तो आप क्या ऐसी कुछ अलग चीज़ करते हैं, कुछ आपकी हॉबी होगी ऐसा कुछ? मुझे सबसे बड़ी बात तो मुझे घर में को लोग, मेरे दोस्त हैं, मुझे मेरे घर वाले, मेरी जो धर्मपत्नी है वही बात बोलती है कि आप मेरे को राजनीति के सिवा किसी में इंटरेस्ट आता नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है, मैं दावे से बोल सकता हूँ कि मैं 24/7 पॉलिटिक्स करता हूँ। हाँ। और कभी अगर अवसर मिल जाता है राजनीति के माध्यम से, कहीं मैं अलग से घूमने नहीं जाता हूँ, कहीं अलग से मेरे को नहीं आता, लेकिन अगर मुझे कहीं लगता है कि मैं राजनीति कार्यक्रम से बाहर जाऊँ तो मुझे घूमने का बड़ा शौक है। और मुझे इस राजनीतिक फील्ड के माध्यम से मुझे देश भर में घूमने का मौका मिला है। आज देश के अलग अलग जगह देखने का मिला है, जानने का मौका मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा, में किसी का हॉबी रहता है कि कोई गाता अच्छा है, कोई बजाता अच्छा है, कोई खेलता अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे 24 घंटा राजनीति अच्छा करता हूँ। तो मुझे हॉबी भी राजनीति मेरी। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि आप कोई ऐसी एडवाइस जो यूथ को आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि युवा जो है, ठीक है, आज का दौर का युवा देखता हूँ मैं सोशल मीडिया में, इंस्टा में, रील्स बनाने में, सभी चीज़ों में व्यस्त है। जी, डजंट इशू, वो भी एक मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं को जागरूक होना चाहिए। कि देखिए, केवल जो है, अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप लोग जो है देश बदलेगा कैसे? अगर युवा जागरूक नहीं होगा, कोई सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी के पास रहता है तो मुझे लगता है कि युवा के पास रहता है। अलग अलग फील्ड में अलग लोग काम करते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू भी जो लेके युवा ले रहा है, उसमें भी काफ़ी एनर्जी है सौरभ भाई आप में। तो मुझे लगता है अलग अलग फील्ड में जो युवा होते हैं मुझे एनर्जी होना चाहिए और वो जागरूक होना चाहिए समाज के लिए। क्योंकि अगर युवा जागरूक रहेगा तो निश्चित रूप से समाज, देश, प्रदेश सब आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मतदाता जागरूक दिवस समय भी चल रहा है, तो मैं आपके चैनल से सभी युवाओं को, खासकर मैं नए युवाओं को कहूँगा कि आप अगर अब वोटर लिस्ट में आपका अगर नाम नहीं जुड़ा है तो नाम जुड़ाइए और मतदान कीजिए। मतदान सबसे बड़ा अधिकार होता है जो राजीव गांधी जी ने युवाओं को दिया है। मतदान करके ही आप देश और समाज को अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आकाश जी, आज आप हमारे शो पे आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत खुशी हुआ कि एक यंग एंकर ने मेरा इंटरव्यू लिया है और मुझे लगता है मेरी बात हमारे प्रदेश के युवाओं को पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ जी। अगली बार फिर मिलेंगे दूसरे नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।